नमस्कार, द ब्रेन टेस्ट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और बात हो रही है क्लास 8 और पेपर है एसएसटी का आज। तो दोपहर के बैच के लिए हमने कुछ क्वेश्चन छाटे हैं और उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमने एक चैप्टर छाटा है, चैप्टर 4 और पाठ का नाम है न्यायपालिका। तो बात करेंगे न्यायपालिका क्या होती है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या न्यायपालिका सरकार का अंग होती है? तो हाँ, आपको याद रखना है कि न्यायपालिका सरकार का अंग होती है। ठीक है, तो सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका को भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था बनाए रखने की अहम भूमिका निभानी पड़ती है। क्लियर? यानी कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका का जो कार्य होता है वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो पहला होता है विवादों का निपटारा। विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा। अब ये विवाद जो है वो किस किस के बीच हो सकता है? तो न्यायिक व्यवस्था नागरिकों और सरकार और दो राज्य या केंद्र और राज्य के बीच पैदा होने वाले विवादों का समाधान करती है। भाई, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है, दो राज्यों के बीच में लड़ाई हो सकती है, राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी विवादों का समाधान कौन करेगा? न्यायपालिका। अच्छा, इसी के साथ बात आ जाती है, क्या सरकार न्यायपालिका पे दबाव डाल सकती है? नहीं डाल सकती। तो इसलिए न्यायपालिका को क्या बोला जाता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या बोला जाता है? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? जिसके ऊपर सरकार दबाव ना डाल सके। ठीक है, इसीलिए विवादों का निपटारा कर सकती है ना। अगर सरकार दबाव डाल पाती तो क्या विवादों का निपटारा हो जाता? नहीं हो सकता था। तो पहला कार्य समझ आ गया, विवादों का निपटारा। दूसरा होता है न्यायिक समीक्षा करना। न्यायिक समीक्षा करने का मतलब होता है यह तय करना कि वाकई में कानून को तोड़ा गया है, उल्लंघन किया गया है या नहीं किया गया है, और किया गया है तो उस पर क्या दंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। यानी उसकी गरिमा को बनाए रखना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। यानी कोई भी सरकार संविधान में मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जिससे कि लोगों के जीवन को किसी भी प्रकार से उनके अधिकारों को हानि हो या कष्ट हो। क्लियर? तो इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है और न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। समझ आई बात? यानी कि मान लो केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया, अब न्यायपालिका को लगा भाई इस कानून से देश में घाटा है, देश के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है, तो न्यायपालिका के पास ये पूरी शक्ति है कि उस कानून को रद्द किया जा सकता है या उसे दोबारा समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। क्या बोलते हैं? इसके बाद आता है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। ठीक है, यानी अगर देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी आपके किसी भी तरह से मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हुआ हो तो आप कहाँ कार्रवाई करेंगे? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में। क्लियर? तो बता सकते हो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई और कहां हुई? तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। कब की गई? 26 जनवरी 1950। ठीक है, उसी दिन हमारे देश को गणतंत्र बना था। पता है ना कि भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो भी 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। क्लियर? समझ आ गई ये बात? अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थापित किया गया था। तो यानी कि सबसे पहले जब सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, अंग्रेजों वाला सिस्टम था भारत के अंदर, तो जो सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ था? तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय संसद का भाग हुआ करता था और संसद के अंदर हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। ये याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, क्या नाम था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। तब बात आती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होनी चाहिए। बताओ, ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि अगर सरकार
किसी भी तरह से न्यायपालिका पे दबाव डाल पाए तो क्या करेगी, तो वो अपने अपने लाभ के अनुसार बार बार कानून बनाएगी। समझ आई बात? वो ये नहीं देखेगी कि लोगों के अधिकार छिन रहे हैं या उनका उल्लंघन हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए ही स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। क्लियर? तो शक्तियों के बंटवारा करा गया है, जानते हो ना संविधान के द्वारा क्या करा गया है, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। क्लियर? इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है बताओ? किसी भी न्यायाधीश को भारत के अंदर किस तरीके से नियुक्त किया जाता है, जानते हो? तो सरकार यानी कैबिनेट के द्वारा न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, पर सरकार उसे हटा नहीं सकती। नियुक्त कर सकती है पर क्या नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। सरकार के कहने पर यानी कैबिनेट के कहने पर राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र देता है, पर उसे हटाया नहीं जा सकता सरकार के कहने पर। समझ आई बात? तो न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। बात समझ आ गई बात? कि जो ये ताकत मिली हुई है न्यायपालिका को, उसी के द्वारा वो क्या करती है, विधायिका और कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, दोनों को उनकी ताकत का दुरुपयोग करने से रोक सकती है। क्लियर? वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। क्लियर? यानी सरकार किसी के अधिकार नहीं छीन सकती, ठीक है, और लेजिस्लेचर कोई नया कानून बना के लोगों पर दबाव नहीं डाल सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों को रोकने के लिए कौन बना हुआ है, न्यायपालिका। क्लियर? तो न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अदालत जा सकता है। समझ आई बात? तो इसलिए अदालत को यानी कि न्यायपालिका को भागों में बांटा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को लेके एक आम आदमी तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाएगा, उसका एक स्टैंडर्ड है। बिल्कुल, तो उसके भाग बांटे गए हैं। तो ये भाग समझना है, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि बना बनाया आ जाए, उसके कार्य पूछ ले, ये ध्यान रखना है। ये चार्ट बना बनाया आ सकता है, इसके कार्य पूछ सकता है, तो इसलिए आपका काम है इस चार्ट को ढंग से समझ लेना। क्लियर? तो होता क्या है इसमें, क्या हुआ? तो भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, यानी कि भारत के अंदर अदालत को किस हिसाब से बांट रखा है, ये समझना है। ठीक है, तो हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर की अदालतें होती है। कितने स्तर की? सबसे नीचे के स्तर को बोलते हैं, निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, ठीक है, सबसे ऊपर केवल एक अदालत होती है। क्लियर? जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। यानी लोग सबसे पहले कहाँ कार्रवाई करते हैं? जिला अदालत में। कहाँ करते हैं? ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती हैं। यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। कितने जिला न्यायाधीश होते हैं? प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, राज्य का उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। तो राज्य की सबसे ऊंची अदालत कौन सी होती है? उच्च न्यायालय। समझ आई बात? राज्य की सबसे ऊंची जो होती है वो उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालयों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है। सभी उच्च न्यायालय के ऊपर क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। क्लियर? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। समझ आई बात? क्लियर है? तो एक्चुअल में न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो न्याय का मुख्य उद्देश्य होता है शांति, न्याय, सशक्त है, शांति, न्याय और सशक्त। तो उच्च न्यायालय राज्यों के होते हैं। अब याद रहेगा, उच्च न्यायालय किसका होता है? राज्यों का। तो उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में हुई।
कब हुई? 1862 में। ठीक है, तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर कहलाते थे, प्रेसिडेंसी शहर। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सबसे पहले किन 3 राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि बताओ कब हुई। क्लियर? या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा 3 प्रेसिडेंसी शहरों का नाम लिखो जहां पे सबसे पहले उच्च न्यायालय थी। समझ आ गई बात? तो क्या क्या बताया? कलकत्ता, बंबई, मद्रास। कब हुई? 1862। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। तो अगर पूछा जाए दिल्ली में उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ, उच्च की बात हो रही है, सर्वोच्च की बात नहीं हो रही, राज्य के न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है, तो दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं, 25। ठीक है, बहुत सारे राज्य के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके साझे उच्च न्यायालय, यानी कि वो इतने छोटे राज्य हैं कि उनका एक अलग से उच्च न्यायालय बनाना मुमकिन नहीं था, तो उन छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर उनका एक उच्च न्यायालय बना दिया गया। तो ऐसा नाम है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का एक उच्च न्यायालय, याद रहेगा, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि 2 ऐसे राज्यों का नाम बताओ जिनका उच्च न्यायालय एक ही है, तो वो कौन है? पंजाब और हरियाणा। और इसी तरह दूसरी तरफ 4 पूर्वांचल राज्य, ठीक है, पूर्वांचल कौन कौन से? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए गोहा घाटी में एक उच्च न्यायालय रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तो 2 राज्यों की बात थी, पूर्वांचल में 4 राज्यों का एक है। क्लियर? तो 4 राज्य कौन से बताए मैंने? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इनका उच्च न्यायालय कहाँ है? गोवा घाटी में। याद रहेगा? ओके, तो जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश यानी अमरावती और तेलंगाना यानी हैदराबाद के अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। तो पहले दोनों का कॉमन उच्च न्यायालय था, 2019 के बाद दोनों को अलग अलग कर दिया गया, 2 राज्यों को अलग अलग करके बाद में उनका उच्च न्यायालय बन गया। तो एक था आंध्र प्रदेश जिसे अमरावती कहा गया है, और दूसरा है तेलंगाना जो कि हैदराबाद। क्लियर है बात? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग नज़दीक पहुंचने के लिए बहुत उच्च न्यायालयों की राज्य की, ठीक है, ज्ञानपीठ की बैच भी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होती है? ज्ञानपीठ की बैच होती है, जिससे कि वो उच्च न्यायालय में अपनी शिकायत को आराम से ले जा सके। यहाँ तक क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब बात आती है अपील किसे कहते हैं। जानते हैं आप अपील किसे कहा जाता है? अपील नहीं जानते? चलो, तो इसको समझने के लिए एक मुकदमा लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका केस स्टडी भी तैयार हो जाएगा। पेपर में केस स्टडी आता है ना, तो वो भी तैयार हो जाएगा और आपको कुछ वर्ड भी समझ आ जाएंगे। तो बात है, अपील व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पे विचार करें। तो यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार व अन्यों का मुकदमा है। तो यानी कि ये मुकदमा किसका है? राज्य वर्सेस लक्ष्मण कुमार। किसके बीच है? राज्य वर्सेस लक्ष्मण कुमार। ठीक है, तो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। तो ये जो केस है पहले निचली अदालत में लड़ा गया, फिर उच्च न्यायालय में लड़ा गया, और फिर ये पहुंचा कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। यानी ये केस तीनों स्तर पे लड़ा गया। ठीक है, किस किस की बात हो रही है? दिल्ली वर्सेस लक्ष्मण कुमार। ठीक है, तो केस जरा समझना है। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। वह दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। कैसी थी? जली हुई। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उनकी सास शकुंतला ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। केस समझ आ गया? केस समझ आ गया? मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल
वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उसकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर, एक फ्रिज दिया जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं दहेज का मामला। ठीक है, अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी। अब यहाँ बचाव की बात हो रही है कि लक्ष्मण की ओर से क्या बयान आया। ठीक है, दूध गर्म कर रही थी तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला को सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुना दी। समझ आई बात? ये निचली अदालत का फैसला था। और मान लो निचली अदालत के फैसले को चुनौती नहीं देते तो क्या होता? तो उन्हें फांसी लग जाती है। तो देखते हैं अगले में क्या हुआ है। तो केस कब का था? 1980 का। ठीक है, तो 1983 में नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। ठीक है, 3 साल तक चला मतलब ये केस, और 1983 में इसके ऊपर अपील डाली गई। तो अपील का मतलब क्या हुआ? एक अदालत के फैसले को चुनौती देना। मिल गया अपील का मतलब? एक अदालत के फैसले को उससे ऊपर वाली अदालत में चुनौती देना, तो उसे बोलते हैं अपील करना। ठीक है, दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। बदल गया फैसला है। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष तीनों को बरी कर दिया। देखो, तीनों आजाद हो गए। समझ आई बात? बदल गया ना फैसला है। तो शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालत इस तरह की दुर्घटना में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर दी। आई बात समझ? अब उच्च न्यायालय तो बरी करा था, पर जो दहेज हत्याओं के मामले थे इसके तहत जो महिलाएं थी, जो इस चीज के लिए जागरूक थी कि भाई ये गलत फैसला हुआ है, उन्होंने कहाँ अपील कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ अपील कर दिया? तो यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लाइन्स नामक संगठन की तरफ से की गई। अब महिला के द्वारा से नहीं की गई, उसके परिवार के द्वारा से नहीं की गई। अब ये कहाँ का केस हो गया? पूरे भारत का केस हो गया, क्योंकि अब ये केस एक संगठन लड़ रहा था, और संगठन का नाम क्या था? इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लाइन्स। याद रहेगा नाम? हाँ, ठीक है। तो ये केस सर्वोच्च न्यायालय में कब पहुंचा? 1985 में। समझ आई बात? 1980 में शुरू हुआ था, 1983 में उच्च में आया, और 1985 में सर्वोच्च में आ गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू की। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोप से बरी कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो क्या अब अपील किया जा सकता है कहीं? नहीं, अब कोई अपील नहीं किया जा सकता। समझ आई बात? पर मौत की सजा किस में बदल गई? उम्र कैद में। समझ आई बात? तो ये हमारे कानून की एक खास विशेषता है कि जब हमें लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हमारे पास 3 चांस होते हैं और हम उससे बड़ी अदालत में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ओके। न्यायाधीश अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। तो जो न्यायाधीश होते हैं यानी कि कोर्ट के हेड है, तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, ठीक है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि के नाम से बुलाया जाता है। तो ये सब किसके नाम है? जज के नाम है। ठीक है, पता होने चाहिए। अच्छा, अब बात आती है, अभी जो हमने केस पढ़ा वो फौजदारी कानून का केस है या दीवानी कानून का केस है? गलत जवाब, ये फौजदारी का केस। हत्या जैसा मामला फौजदारी में आता है। तो फौजदारी कानून क्या होता है?
तो ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी करना, दहेज के लिए औरत को तंग करना या हत्या करना। तो इसमें आया था ना दहेज का मामला, है, मृत्यु का भी आया था। तो इनमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो ये याद रखना है, ठीक है, कि अगर फौजदारी केस होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होती है, एफआईआर। ऑन द स्पॉट जहां पे मामला हुआ है वहीं एफआईआर होती है, पता है इस बात के लिए, है, तभी तो 100 नंबर बनाया गया था, है ना। 100 नंबर मिलाओ, अब तो 112 है, मिलाओ और क्या करो, तुरंत कार्रवाई, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फौजदारी। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। समझ आ गई बात। अच्छा, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों भी किए जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि दोषी कैसा है। तो ये कैसा कानून है, फौजदारी, ठीक है, क्रिमिनल। दूसरा होता है दीवानी, दीवानी को बोलते हैं सिविल, ठीक है। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि इससे संबंधित विवाद है। प्राथमिक पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। तो इसके अंदर पुलिस नहीं डालती याचिका, जिसके साथ दुर्घटना हुई है वो याचिका डालता है। मान लो 2 व्यक्तियों ने आपस में व्यापार करा जमीन को लेकर, अब जिसके साथ धोखा हुआ है वो कार्रवाई करेगा। समझ आई बात। तो अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तो अगर किराए से संबंधित तो मकान मालिक भी कर सकता है और किराएदार भी कर सकता है। इसलिए तो एग्रीमेंट बनाया जाता है, जानते हो ना एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट बनाया इसलिए जाता है। क्लियर। अगला आता है अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक या किराएदार के बीच विवाद हो तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। ठीक है, मान लो कोई किराएदार 5-6 साल से रह रहा है, अब उसने अचानक से किराया देना बंद कर दिया, तो मकान मालिक के पास पूरा अधिकार है कि उसको एक बार नोटिस देकर उसे कहे भाई मकान खाली कर दे। अब वो किराया नहीं दे रहा है और मकान भी खाली नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो कहाँ चला जाएगा, न्यायालय में, ठीक है, और न्यायालय में जाके उससे मकान खाली करवा लेगा। कैसे करवाएगा, अब उसे खाली करवाने की जरूरत नहीं है। अगर न्यायालय ने एक बार फैसला कर दिया मकान खाली करवाया जाए तो अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है खाली करवाना। मकान मालिक को कुछ नहीं करना पड़ेगा, पुलिस ठा के ले जाएगी अपने आप। ठीक है, समझ आ गई बात, दोनों में फर्क समझ आ गया।